हम्म आज की इस बेहद खास और नई गहन चर्चा में सुनने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, और आज का विषय सच में बहुत बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री और नोट्स है ना, वो किसी आम किताब या लेख के नहीं है। जी। वो उस महान दस्तावेज के बारे में है जो इस पूरे देश को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाता है। सही कहा। तो आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान का ढांचा। और ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन को हर दिन, मतलब हर एक पल प्रभावित करता है। हाँ, अक्सर लोग इसे केवल वकीलों या राजनेताओं का विषय मान लेते हैं। जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में ये हर एक नागरिक के रोजमर्रा के जीवन का आधार है। बिल्कुल। जब भी कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के बारे में सोचता है, तो वो अक्सर इसकी विशालता देखकर थोड़ा घबरा सकता है। हाँ, इतने सारे पन्ने और वो भारी भरकम कानूनी भाषा। वही तो, इतने सारे नियम, कानूनी भाषा, ये सब समझना सुनने वालों के लिए काफी भारी या कहें तो ओवरवेलमिंग लग सकता है। एकदम सही। लेकिन आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य लक्ष्य या मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम इस पूरे संविधान को रटने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बल्कि हम इसके इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी इसके भागों और अनुसूचियों को आज डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। यह दृष्टिकोण इस विषय को समझने के लिए सबसे कारगर है। अक्सर जब लोग संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो वो केवल अनुच्छेदों के नंबरों को याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने किस सोच के साथ इसे अलग अलग भागों और अनुसूचियों में बांटा, ये समझना असली ज्ञान है। ये किसी भी देश को व्यवस्थित रखने का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट की नींव और इसके विकास की कहानी को स्रोत में दिए गए कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़ों के जरिए समझते हैं। बिल्कुल। हमारे नोट्स के अनुसार परीक्षा के नजरिए से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। जी, 26 जनवरी 1950। और उस समय के मूल संविधान के ढांचे की बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। इसे 22 भागों में बांटा गया था और 8 अनुसूचियां दी गई थीं। मूल ढांचा। लेकिन आज वर्तमान ढांचे में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर लगभग 470 तक पहुंच गई है। अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं, लेकिन भाग आज भी 22 ही हैं। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि समय के साथ अनुच्छेद 395 से 470 हो गए। हाँ। और अनुसूचियां 8 से 12 हो गईं, लेकिन जो मुख्य ढांचा है यानी 22 भाग, वे आज भी मूल रूप से वहीं के वहीं हैं। ये बहुत रोचक है। ये दर्शाता है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट, बिल्कुल। जैसे जैसे देश की जरूरतें बदली, इसमें नई चीजें जुड़ती गईं, लेकिन इसकी जो मूल नींव थी, जो 22 खंबे 1950 में खड़े किए गए थे, वे इतने मजबूत और विचारशील थे कि पूरा का पूरा नया विकास उसी बुनियादी ढांचे पर टिका हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, मतलब एक ऐसा ढांचा जो बदलावों को भी संभाल सके। बिल्कुल। अब जब हम इस 22 भागों वाले ढांचे के अंदर झांकते हैं तो संविधान के पहले 6 भाग कोई बेतरतीब कानूनी नियम नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक बेहतरीन कहानी की तरह आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को शून्य से एक देश बनाना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए? जाहिर है, सबसे पहले एक निश्चित भूभाग या जमीन चाहिए। बिना जमीन के कोई देश कैसे हो सकता है? बिल्कुल, और यहीं से हमारा संविधान शुरू होता है। भाग 1 बात करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र की, यानी भारत क्या है और इसकी भौगोलिक सीमाएं क्या है। हाँ, अब जमीन तो मिल गई, लेकिन खाली जमीन देश नहीं होती। वहां रहने वाले लोग चाहिए। बिल्कुल। तो तुरंत बाद आता है भाग 2, जो नागरिकता की बात करता है। ये तय करता है कि इस जमीन का असली वासी कौन होगा। बहुत ही तार्किक क्रम है, पहले जमीन की पहचान और फिर उस जमीन के लोगों की पहचान। अब जब लोग आ गए तो एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते उनके पास कुछ हक होने चाहिए। जाहिर सी बात है। इसलिए भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हाँ, ये वे अधिकार हैं जो कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अधिकारों के साथ साथ सरकार का भी तो कोई विजन होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए आता है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 4 असल में सरकार के लिए एक दिशा निर्देश है कि उसे आने वाले समय में कैसा समाज बनाना है, नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा? हाँ, क्योंकि अधिकारों की बात हो गई, सरकार के लक्ष्यों की बात हो गई, लेकिन नागरिकों की भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो स्रोत बताता है कि बाद में एक नया उपभाग जोड़ा गया है, भाग 4A, यानी मौलिक कर्तव्य। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कर्तव्यों को बाद में जोड़ना एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। वो कैसे? देखिए, शुरुआत में संविधान निर्माताओं का पूरा ध्यान नागरिकों को उनके अधिकार देने पर था, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था। समझ सकती हूँ। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि एक परिपक्व लोकतंत्र में अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। सही कहा। तो अब जमीन हो गई, लोग हो गए, अधिकार और कर्तव्य तय हो गए, एक आदर्श समाज की रूपरेखा बन गई। बिल्कुल, एक पूरी तस्वीर तैयार हो गई। इसके बाद देश को चलाने के लिए सरकार की मशीनरी चाहिए, जिसका वर्णन हमें अगले भागों में मिलता है। भाग 5 पूरी तरह से संघ या केंद्र सरकार को समर्पित है। जी। और भारत जैसे विशाल देश में केवल एक केंद्र से काम नहीं चल सकता, इसलिए इसके तुरंत बाद भाग 6 आता है, जो राज्य सरकारों के ढांचे को स्पष्ट करता है। ये एक पिरामिड की तरह है।
हर एक भाग अपने से पहले वाले भाग पर निर्भर है और एक कहानी बुनता है। बिल्कुल, एक कहानी की तरह। पहले इंसान के वजूद को सुरक्षित किया गया और उसके बाद ही सरकार की व्यवस्था या मशीनरी बनाई गई। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अच्छा। जी, जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्रोत हमें बताता है कि भाग 7 निरस्त या हटा दिया गया है। हाँ, भाग 7। सुनने वालों को ये बहुत चौंकाने वाला लग सकता है कि संविधान जैसी पवित्र किताब से कोई पूरा का पूरा भाग ही गायब है। ये अक्सर लोगों को हैरान करता है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। बताइए ना। दरअसल मूल संविधान में राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे भाग ख या पार्ट बी के राज्य, जिनमें मुख्य रूप से पुरानी रियासतें शामिल थीं। रियासतें। लेकिन 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो ये पुराना वर्गीकरण पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया। ओ, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया था? बिल्कुल, इसलिए संविधान से उस पूरे हिस्से को ही हटा दिया गया। ये व्यवस्था की परिपक्वता दिखाता है कि जो चीजें काम नहीं कर रही हैं उन्हें ढोने की जरूरत नहीं है। ये एक बेहतरीन ऐतिहासिक संदर्भ है। अब भाग 7 के बाद हम भाग 8 पर आते हैं। भाग 5 में हमने केंद्र देखा, भाग 6 में राज्य देखे। जी। तो अब उन जगहों का क्या जो ना तो पूरी तरह से राज्य है और ना ही केंद्र? यही एंट्री होती है भाग 8 की, जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की बात करता है। बिल्कुल, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ रही है। इसके बाद जो भाग आते हैं वे भारत की विविधता और जमीनी स्तर के प्रशासन की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। मैं बात कर रही हूँ भाग 9 की, जो पंचायती राज के बारे में है, जो कि जमीनी लोकतंत्र की जान है। बिल्कुल। इसके साथ ही जुड़े हुए हैं भाग 9A नगर पालिकाएं और भाग 9B सहकारी समितियां। और फिर आता है भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ये जो ए और बी वाले भाग है ना, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की कहानी कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता को केवल दिल्ली की संसद या राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं रखा गया। सही बात है। शासन को गांव के स्तर पर पंचायतों के जरिए और शहरों में नगर पालिकाओं तक पहुंचाया गया। और भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। हाँ, यह सुनिश्चित करता है कि हमारे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट संस्कृति और प्रशासन के तरीके सुरक्षित रहें। बहुत ही सोच समझकर बनाया गया ढांचा है। बिल्कुल। अब हम संविधान के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे हम देश का प्रशासनिक इंजन रूम कह सकते हैं। इंजन रूम, ये एक अच्छा शब्द है इसके लिए। हाँ, ये भाग 11 से लेकर 18 तक का सफर है। सबसे पहले भाग 11 को देखें तो ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध को परिभाषित करता है। एक ही देश में 2 सरकारें हैं तो शक्तियां कैसे बटेंगी ये तय करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस बात को लेकर हमेशा झगड़ा रहे कि कानून कौन बनाएगा तो देश कैसे चलेगा। वो तो एक बहुत बड़ी अराजकता हो जाएगी। भाग 11 इसी टकराव को रोकता है और दोनों के काम करने का दायरा बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। फिर अर्थशास्त्र और पैसे की बात आती है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से जुड़ा है। जी। यहाँ एक भारी भरकम शब्द है, संविदाएं और वाद। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझना जरूरी है। हाँ, संविदाएं यानी कॉन्ट्रैक्ट्स और वाद यानी कानूनी मुकदमे या सूट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार भी एक कानूनी इकाई है। ओके। सरकार भी कंपनी के साथ ठेके या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, संपत्ति खरीद सकती है, और अगर कोई विवाद हो तो नागरिक सरकार पर मुकदमा कर सकते हैं और सरकार दूसरों पर। अच्छा। ये सब नियम इसी भाग 12 में लिखे हैं। बहुत खूब। और भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य की आजादी और नियमों को तय करता है। बिल्कुल। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए अधिकारी चाहिए, तो भाग 14 बात करता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की, यानी लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और हमारी नौकरशाही, जो कि प्रशासन की रीढ़ है। बिल्कुल। इसी के साथ स्रोत में एक भाग 14A का जिक्र है जो अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स के लिए है। ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अदालतों का बोझ कम करने के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अलग से ट्रिब्यूनल बना दिए जाते हैं ताकि आम अदालतों में बरसों तक मामले ना लटकें और विशेषज्ञ तेजी से फैसला कर सकें। ये तो बहुत ही व्यवहारिक सोच है। बिल्कुल। और इन प्रशासनिक पुर्जों के बाद आता है लोकतंत्र की सबसे बड़ी धुरी, यानी चुनाव। सबसे अहम हिस्सा। भाग 15 पूरी तरह से चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग को समर्पित है। इसके बाद समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए भाग 16 है, जो SC, ST, OBC आदि के लिए विशेष उपबंध करता है। जी। भाग 17 देश की राजभाषा के नियमों को स्पष्ट करता है। और अंत में भाग 18 आता है, जो आपातकालीन उपबंधों के बारे में है। तो इन सब का क्या मतलब है? देखिए, ये पूरा खंड भाग 11 से 18 वास्तव में देश का इंजन रूम है। संविधान निर्माता केवल आदर्शवादी नहीं थे, वे जानते थे कि रोजमर्रा की जिंदगी में देश कैसे चलेगा। सही बात है। चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे, भाषा को लेकर होने वाले विवादों को कैसे सुलझाया जाएगा, और अगर कल कोई युद्ध हो जाए या कोई बड़ा संकट आ जाए तो आपातकाल या इमरजेंसी में पूरा देश एक साथ मिलकर कैसे काम करेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। इन सब के पक्के नियम इसी इंजन रूम में लिखे गए हैं। अब हम संविधान के अंतिम भागों की ओर बढ़ते हैं। भाग 19 विविध या मिसलेनियस विषयों को कवर करता है। जी। लेकिन भाग 20 बहुत ही खास है। यह है संविधान संशोधन। भाग 20 वास्तव में संविधान का सर्वाइवल किट है। सर्वाइवल किट, यह दिलचस्प है। हाँ, इसी एक भाग के जरिए ये मुमकिन हो पाया है कि आज हम 1950 के दस्तावेज को आज के आधुनिक दौर में भी प्रासंगिक पाते हैं,
क्योंकि इसी के जरिए समय की मांग के अनुसार इसमें बदलाव होते हैं। इसके बाद भाग 21 है, जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध देता है, और आखिरी भाग 22 जिसमें इसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अधिकृत हिंदी पाठ जैसी तकनीकी बातें हैं। जी। तो ये थे हमारे 22 भाग। लेकिन स्रोत सामग्री में एक और बहुत बड़ा खजाना है, 12 अनुसूचियां या शेड्यूल्स। बिल्कुल, अनुसूचियां। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास पहले से ही 22 भाग और इतने सारे अनुच्छेद हैं, तो फिर ये अलग से अनुसूचियां क्यों बनाई गईं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं कि अनुसूचियां एक तरह की सूचियां या एनेक्स्चर्स हैं जो मुख्य भागों को और ज्यादा स्पष्ट करती हैं। उदाहरण के लिए भाग 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन वे राज्य कौन से होंगे, उनके नाम क्या होंगे? अगर ये सारी लंबी लंबी लिस्ट संविधान के मुख्य अनुच्छेदों के बीच में डाल दी जाती तो इसे पढ़ना बहुत बोझिल हो जाता। ये तो है। इसलिए संविधान को साफ सुथरा रखने के लिए इन लिस्ट्स को पीछे अनुसूचियों में रखा गया। ये तो किसी किताब के अंत में दिए गए अपेंडिक्स जैसा हो गया। बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए इन 12 अनुसूचियों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं। शुरुआत की सूचियां बहुत ही बुनियादी और जरूरी डेटा देती हैं। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। जी। दूसरी अनुसूची बात करती है राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन की, यानी शीर्ष पदों पर क्या वेतन मिलेगा। बिल्कुल। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप हैं। जब कोई मंत्री पद ग्रहण करता है तो वो जो शपथ पढ़ता है उसका एक एक शब्द इसी अनुसूची में लिखा होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। और चौथी अनुसूची ये तय करती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस राज्य को कितना होगा। ये चारों अनुसूचियां सरकार के गठन और उसके सुचारू कामकाज के लिए बिल्कुल प्राथमिक डेटा प्रदान करती हैं। इसके बाद आती हैं प्रशासनिक सूचियां जो बहुत ही संवेदनशील हैं। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के बारे में विस्तृत नियम बताती है। जी। और 6ठी अनुसूची और भी ज्यादा विशिष्ट है। स्रोत के अनुसार ये केवल 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए है। और इन 4 विशिष्ट राज्यों का नाम 6ठी अनुसूची में होना ये सुनिश्चित करता है कि वहां की स्थानीय परंपराओं को विशेष स्वायत्तता मिले। ये एक समान नीति सब पर थोपने के बजाय देश की विविधता का सम्मान करने का अद्भुत उदाहरण है। इसके बाद आती है बहुत ही अहम 7वीं अनुसूची, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ संघ और राज्य सूची तो समझ आती है, लेकिन ये समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? समवर्ती सूची संविधान की एक बहुत बड़ी खूबी है। कैसे? कुछ विषय ऐसे होते हैं जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन पर स्थानीय स्तर पर भी नियम बनाने की जरूरत होती है, जैसे शिक्षा या वन। अच्छा। समवर्ती सूची में ऐसे ही विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इससे एक बहुत ही जरूरी लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये तो सच में मास्टर स्ट्रोक है। और फिर है 8वीं अनुसूची, जिसमें भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये 22 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। अब हम आते हैं उन 4 अनुसूचियों पर जो 1950 के मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि बाद में जोड़ी गई। जी। 9वीं अनुसूची बनाई गई ताकि भूमि सुधार जैसे कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा दी जा सके। फिर राजनीति के लिहाज से एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल विरोधी कानून है। 10वीं अनुसूची के पीछे की कहानी भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत रोचक है। वो क्या? 1960 के दशक में एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था, आया राम गया राम। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। नेता चुनाव जीतने के बाद अपने स्वार्थ के लिए रातों रात पार्टियां बदल लेते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थीं। इसी अस्थिरता और राजनीतिक सौदेबाजी को रोकने के लिए ये 10वीं अनुसूची लानी पड़ी, ताकि पार्टी बदलने वाले नेताओं की सदस्यता रद्द की जा सके। वाह, इस ऐतिहासिक संदर्भ ने तो इस अनुसूची को एकदम जिंदा कर दिया। बिल्कुल। और अंत में जमीनी लोकतंत्र को ताकत देने के लिए 2 और अनुसूचियां आईं। 11वीं अनुसूची, जिसमें स्पष्ट रूप से पंचायतों के 29 विषय लिखे गए हैं। जी। और 12वीं अनुसूची, जिसमें नगरपालिकाओं के 18 विषय दर्ज हैं। 11वीं और 12वीं अनुसूची का विश्लेषण करना बहुत दिलचस्प है। कैसे? ध्यान दीजिए कि कैसे 11वीं में बिल्कुल सटीक 29 विषय और 12वीं में 18 विषय निर्धारित किए गए हैं। ये केवल हवा में अधिकार देने की बात नहीं करता, बल्कि सटीक रूप से परिभाषित करता है कि कृषि, ग्रामीण आवास या पीने का पानी जैसे विषय पंचायतों के पास होंगे। ये सटीकता ही तो जमीनी स्तर की सरकारों को वास्तविक शक्ति देती है। बिल्कुल सही। तो ये था संविधान के 22 भागों और 12 अनुसूचियों के इस विशाल ढांचे का पूरा विस्तृत विश्लेषण। अगर हम इस चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे ये केवल कानूनी भाषा नहीं है, बल्कि एक देश को व्यवस्थित रखने का बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। जमीन से लेकर लोगों तक और प्रशासन के इंजन रूम से लेकर विशिष्ट सूचियों तक सब कुछ एक कड़ी में जुड़ा हुआ है। और इस पूरे ढांचे की सबसे बड़ी खूबी इसका समय के साथ खुद को ढालने का गुण है। एकदम सही बात है। सुनने वालों के लिए इस चर्चा की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि अब जब भी कोई खबर आएगी तो ये ढांचा तुरंत संदर्भ स्पष्ट कर देगा। बिल्कुल। मान लीजिए किसी राज्य में नेताओं ने पार्टी बदल ली, तो कोई भी तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। या अगर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवाद है तो भाग 11 और 7वीं अनुसूची तुरंत दिमाग में आ जाएंगी। सूचनाओं के इस भारी भरकम दौर में ये बुनियादी समझ बहुत काम की है। ये सही है कि आज की चर्चा ने हमें बहुत स्पष्टता दी है। लेकिन जाते जाते आज की चर्चा से एक अहम सवाल उठता है जिस पर कोई भी सोच सकता है। वो क्या?
हमने देखा कि ये संविधान समय के साथ विकसित हुआ। जरूरत पड़ने पर भाग 7 हटाया गया, नए विचारों के लिए भाग 4A जो कि कर्तव्य है और भाग 9A जैसी नगरपालिकाएं जोड़ी गईं। अनुसूचियां भी 8 से बढ़कर 12 हो गईं। इसे देखते हुए एक बहुत ही प्रासंगिक विचार मन में आता है। क्या विचार आता है? जैसे जैसे भारत अब एक पूरी तरह से आधुनिक, डिजिटल और तकनीकी रूप से अभूतपूर्व दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और साइबर स्पेस जैसे मुद्दे हावी हो रहे हैं। ये तो आज के सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो क्या आने वाले समय में हमें संविधान में कोई नया भाग या अनुसूची जोड़ने की आवश्यकता पड़ सकती है? ये सोचने वाली बात है। एक ऐसा नया ढांचा जो भविष्य की उन तकनीकी चुनौतियों को संभाले जिनके बारे में 1950 में शायद ही किसी ने सोचा हो। क्या हम भविष्य में कभी भाग 23 देखेंगे जो केवल नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की बात करेगा? वाह! ये एक ऐसा विचार है जो इस जीवंत दस्तावेज के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। ये सच में बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। डिजिटल अधिकारों के लिए एक नया भाग, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। खैर, आज के इस विस्तृत और गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और भारतीय संविधान के इस अद्भुत ढांचे को हमारे साथ डिकोड करने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही जटिल विषयों को सुलझाने और रोचक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और सुरक्षित रहिए।